हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इस चैप्टर में हम समझेंगे अबाउट प्रेशर डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं, व्हाट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विंड। उसके बाद डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। उसके बाद जानेंगे अबाउट वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। इसके साथ ही पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में भी। तो ये एक बहुत ही डाइवर्स चैप्टर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो फिर ये लेक्चर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। सो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस लीड्स टू डिफरेंसेस इन टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ का सरफेस है वो हर जगह इक्वली हीटअप नहीं होता। कुछ एरियाज हैं जहां पर सन की डायरेक्ट रेज आती हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। देन जो हमारे पोलर एरियाज हैं वहां पर सन की स्लैंटिंग रेज जाती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम रहता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो हर जगह इक्वली हीटअप नहीं होता। नाउ द वार्म एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर सिंक। अब जहां पर हमारी अर्थ ज्यादा हीट होगी वहां पर एयर गर्म हो जाएगी एंड गर्म होने के बाद एयर राइज करती है। ऑल्सो जब एयर राइज करेगी तो यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर एरिया। ऑल्सो जहाँ का टेम्परेचर ठंडा होगा वहां पर देयर विल बी कोल्ड एयर, और कोल्ड एयर हमेशा सिंक करती है, यानी वो नीचे की तरफ आएगी, बिकॉज यहाँ पर it will have high pressure, causing air to move from high to low pressure and this is called wind। अब क्योंकि जो अर्थ है वो अनइवनली हीटअप हो रही है, तो जहां पर ज्यादा गर्म होगा वहां पर एयर हीटअप होगी और एयर राइज कर जाएगी। ऐसे में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और इस एरिया को आके भरेगी ठंडी हवा। सो दैट मीन्स एयर का मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसी को कहते हैं विंड। अब ये विंड के पीछे का रीजन क्या है? तो देखो, एयर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। नेक्स्ट, विंड हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द ग्लोब। अब ये जो विंड ट्रेवल करती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करती है इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट एंड द मॉइस्चर। अगर ये अलग अलग प्रेशर जोन्स जनरेट नहीं होंगे, विंड मूव नहीं करेगी, तो ऐसे में जो जगह गर्म है वो गर्म ही रहेगी, जो ज्यादा ठंडी है वो ठंडी ही रहेगी। जब विंड मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये अपने साथ टेम्परेचर और मॉइस्चर को भी मूव करवाती है, ठीक है, मेंटेनिंग टेम्परेचर बैलेंस। और इस वजह से एंटायर जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर एक टेम्परेचर का बैलेंस बनकर रहता है। When moist air rises, it cools, forms cloud and result in rainfall। जहाँ भी हमारी जमीन गर्म होगी उसके ऊपर की हवा गर्म होगी, when this air will rise, तो ये अपने साथ मॉइस्चर को लेकर ऊपर जाएगी। ऊपर जाकर जब इसे ठंडा एटमॉस्फेयर मिलेगा, then it will cool down, वहाँ पर it will form clouds and these will lead to rain। In this chapter we will explain the cause of pressure differences। इसके साथ ही हम देखेंगे क्या क्या अलग अलग फोर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को। विंड पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, एयर मासेस के बारे में जानेंगे और जानेंगे अबाउट वेदर डिस्टर्बेंसेस। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी पढ़ेंगे, साइक्लोन्स भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? तो देखो, इट इज द वेट ऑफ एयर अबव अ गिवन एरिया फ्रॉम सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट प्लेज अ मेजर रोल इन द मूवमेंट ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ विंड। अगर हम अर्थ पे कोई भी एक एरिया लें, उसके ऊपर फ्रॉम सी लेवल टू द एटमॉस्फेयर जो भी एयर प्रेजेंट है वो अर्थ के ऊपर एक प्रेशर लगाएगी, इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से एयर मूव करती है, एंड जब एयर मूव करती है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विंड। अब कुछ की पॉइंट्स जो हमें इस टॉपिक में समझने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर कॉलम अबव अ यूनिट एरिया। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो एयर का कॉलम है वो उस एरिया पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी यूनिट होती है मिली बार्स। जो स्टैंडर्ड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा एट सी लेवल, दैट इज 1013.2 मिली बार्स। साथ में यहाँ पर भी हमें ग्रेविटी का इफेक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ विच जो सरफेस के पास वाली एयर है वो आपको डेंस देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप हाइट पर ऊपर जाते जाओगे जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है। एयर की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए जब लोग माउंटेन्स पर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पर द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि हाइट के साथ जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी डिक्रीज होगी। Decreases with height, therefore pressure decreases as altitude increase। इसीलिए जब हम जैसे जैसे हाइट पर ऊपर जाएंगे प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वहां पर एयर की डेंसिटी कम है। जितनी ज्यादा कोई भी चीज डेंस होगी वो उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगी। जैसे जैसे डेंसिटी कम होती जाएगी उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अलग अलग टूल्स के थ्रू मेजर करते हैं, जैसे मर्करी बैरोमीटर एंड एनेरॉइड बैरोमीटर। अब देखो, एयर का मूवमेंट क्या है? तो एयर हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर का मूवमेंट होता है और इसी को कहते हैं विंड। ठीक है, अब ये प्रेशर के डिफरेंसेस क्यों क्रिएट हो रहे थे? तो हमने इनिशियली इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह इक्वली हीट नहीं होता। जहाँ ज्यादा हीट होगी वहां पर अलग प्रेशर होगा, जहाँ कम हीटअप होगा वहां अलग प्रेशर होगा। इस वजह से एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड दिस विल फॉर्म विंड्स। अब देखो, हम एयर प्रेशर दो तरह से पढ़ने वाले हैं। पहला है वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, दूसरा हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं अबाउट वर्टिकल, सो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं विद हाइट क्या चीजें वेरी कर रही हैं, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी कम होगी, स्पेशली इन द लोअर एटमॉस्फेयर। दिस चेंज इन प्रेशर इज नोन एज वर्टिकल प्रेशर वेरिएशन। तो हाइट के साथ जो एयर का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसी को कहा जाता है वर्टिकल प्रेशर वेरिएशन।
अब यहाँ पर देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स। सबसे पहले द प्रेशर डिक्रीजेस अबाउट 1 मिलीबार फॉर एवरी 10 मीटर इंक्रीज इन हाइट। अगर आप हाइट में 10 मीटर ऊपर जाओगे तो प्रेशर 1 मिलीबार डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो ये जो डिक्रीज रेट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। नेक्स्ट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट मे कॉन्स्टेंटली चेंज अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस अदर फैक्टर्स। अब देखो साथ में हमें कुछ डेटा भी प्रोवाइडेड है जिससे कि हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेरिएशन को अच्छे से समझ पाएं। तो देखो सी लेवल पे हमने अभी ऊपर देखा कि प्रेशर होता है 1013.25 मिलीबार, टेम्परेचर इज 15.2 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहां पर प्रेशर हो जाएगा 898 मिलीबार अप्रॉक्स। अगर हम 5 मीटर्स ऊपर जाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा 540.48 मिलीबार। और इसी तरह हम जैसे जैसे ऊपर हाइट पर जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, तो हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, इसी को ही बोलते हैं वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट इज वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब वर्टिकल प्रेशर्स में जो डिफरेंसेस हैं ये ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो ग्रेडियंट हाई होगा, अगर डिफरेंसेस कम है तो ग्रेडियंट कम होगा। अगर हम वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट को हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट से कंपेयर करें तो जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। दैट मींस जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इनिशियल के कंपैरिजन में आपको ज्यादा प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ये जो डिफरेंस होता है ये काफी कम होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाई नो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स। दैट मींस हमने अभी पढ़ा कि विंड ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हमने देखा कि नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो कम हो रहा है एंड काफी अच्छे से कम हो रहा है। दैट मींस द ग्रेडियंट इज हाई। तो फिर यहाँ पर हमें विंड का मूवमेंट देखने को क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका रीजन ये है कि ये जो ग्रेडियंट है ये बैलेंस आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। इसीलिए हमें एज सच कोई स्ट्रॉन्ग विंड मूवमेंट नहीं देखने को मिलता बिकॉज ऑफ वर्टिकल प्रेशर वेरिएशन। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक विच वाज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट्स विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। इट इज यूज्ड यूजिंग आइसोबार और वेदर मैप। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन का मतलब हो गया जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं ऑन द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वेरिएशन होगा, जो ग्रेडियंट होगा वो वर्टिकल के कंपैरिजन में कम होगा। साथ में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं इन द ग्रेडियंट, ये डिसाइड करते हैं विंड की डायरेक्शन एंड स्पीड। विंड कहाँ से किधर जाएगी, किस स्पीड से जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा विंड की हमें स्पीड देखने को मिलेगी। ऑल्सो हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए यूज करते हैं आइसोबार्स का। आइसोबार आपको वेदर मैप्स में देखने को मिलेंगे। ये लाइन्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं एरियाज विद सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब यहाँ पर भी कुछ की पॉइंटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि स्मॉल प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। हमने वर्टिकल प्रेशर में देखा था कि ऑल्दो इतना ज्यादा ग्रेडियंट है, इतना ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बट वो ग्रेडियंट बैलेंस हो रहा है बाय द ग्रेविटी। लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, जो भी पार्टिकल्स हैं दे आर ऑन द सेम लेवल। ऐसे में अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रेशर का डिफरेंस होता है तो उससे भी हमारी विंड का स्पीड और डायरेक्शन बहुत अफेक्ट हो जाता है। साथ में आइसोबार्स क्या होते हैं, तो ये होती हैं लाइंस जो कनेक्ट करते हैं उन सारे ही प्लेसेस को विच हैव इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर रीडिंग आर एडजस्टेड टू सी लेवल टू अलाउ एक्यूरेट कंपैरिजन। अब हम अलग अलग जगह के प्रेशर को अच्छे से कंपेयर कर पाए, इसीलिए हम हमेशा ही जब भी प्रेशर की रीडिंग लेते हैं वी टेक इट एट सी लेवल। वेदर मैप शो दीज आइसोबार पैटर्न्स टू रिप्रेजेंट प्रेशर सिस्टम। वेदर के जो मैप होते हैं उसमें आपको आइसोबार्स देखने को मिलेंगे। ये आइसोबार हमें प्रेशर सिस्टम के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। कैसे देते हैं अभी आपको समझाती हूँ। सबसे पहले अगर हम लो प्रेशर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे जो आइसोबार्स है दे आर सराउंडेड बाय मोर आइसोबार्स। साथ में जो सबसे सेंटर में आइसोबार होगा दैट विल हैव द लोएस्ट प्रेशर। इसी तरह इसका उल्टा होता है इन हाई प्रेशर सिस्टम। यहाँ पर भी जो आइसोबार्स है वो आपको सराउंडेड मिलेंगे, लेकिन जो हाई प्रेशर आइसोबार में सबसे सेंटर वाला आइसोबार होगा वहां पर हाईएस्ट प्रेशर होगा, लोएस्ट में वहां पर लोएस्ट होगा और हाई प्रेशर में वहां पर बीच वाले में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। यहाँ पर वी हैव दिस डायग्राम, इसे देखो और जो हमने अभी पढ़ा है एक बार उसे क्विकली समझते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो लाइंस हैं जो जा रही हैं ये एक लाइन रिप्रेजेंट करती है एक प्रेशर एरिया को, यानी ये सारे ही एरियाज वो हैं जहां पर देयर इज सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ऊपर हमने पढ़ा कि अगर कहीं पर देयर इज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उस आइसोबार के अराउंड आपको और भी अलग अलग आइसोबार देखने को मिलेंगे और जो सबसे सेंटर वाला आइसोबार होगा वहां पर सबसे कम प्रेशर होगा। इसी तरह अगर आप हाई प्रेशर वाले देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे एक आइसोबार, उसके बाद दूसरा, ये तीसरा आइसोबार हो गया। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट प्रेशर किस में होगा, जो हमारा सबसे सेंटर वाला है वहां पर देयर विल बी हाईएस्ट प्रेशर। तो यहाँ हमने देख लिया कि कैसे हम आइसोबार्स को पढ़ सकते हैं ऑन द वेदर मैप और कैसे पता चलता है कि विच आइसोबार इज द लोएस्ट प्रेशर वाला या फिर हाईएस्ट प्रेशर वाला। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। वर्ल्ड में ये जो सी लेवल प्रेशर है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यही सेम डायग्राम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले सी लेवल प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड चेंज विद सीजन ड्यू टू सन मूवमेंट। ये जो सी लेवल प्रेशर होता है ये वेरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड सन की हीट रिसीव होती है तो हर लैटिट्यूड पे आपको अलग अलग प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जैसे जैसे वेदर चेंज होते हैं उस टाइम पर हमें पता है कि जो हमारे अर्थ पे जो हीट आती है वो भी चेंज होने लगती है। सर्दियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर कम हीट रिसीव होगी, सदर्न पर ज्यादा होगी। गर्मियों में नॉर्दर्न पर ज्यादा हीट आएगी, सदर्न पे कम आएगी। तो ये वेरिएशन भी अफेक्ट करते हैं सी लेवल प्रेशर को। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की पॉइंट। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशर जोन्स पढ़ेंगे एंड उसके लिए सबसे पहले आई विल जस्ट क्लियर दिस ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आए।
नाउ सी, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इक्वेटोरियल लो। ये आपको प्रेशर देखने को मिलता है अराउंड द इक्वेटर, जैसा कि नाम बता रहा है इक्वेटोरियल लो। यहाँ पर देयर इज लो प्रेशर बिकॉज इंटेंस हीटिंग की वजह से। हमें पता है कि सन की जो सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है वो होती है नियर द इक्वेटर। अब क्योंकि इतनी ज्यादा हीट इस एरिया पर आ रही है तो यहाँ पर एयर हीटअप होगी, हीटअप होने के बाद एयर राइज कर जाएगी। जब एयर राइज करेगी तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो इसीलिए इस एरिया को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो बिकॉज यहाँ पर देयर इज लो प्रेशर नियर द इक्वेटर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रेशर जोन है दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई। ये आपको देखने को मिलेगा अराउंड 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन होगा बिकॉज एयर विल सिंक डाउन। एयर कब सिंक करेगी, जब एयर ठंडी होगी। तो इस जोन में क्या होता है कि जो पोल्स की तरफ से ठंडी हवा आ रही है वो आएगी एंड इट विल सिंक। साथ में जो हवा इक्वेटर की तरफ से जा रही थी, गर्म थी, जब वो ठंडे एरिया में पहुंचेगी देन इट विल कूल डाउन, एंड जब ये कूल डाउन होगी देन इट विल ऑल्सो सिंक। तो जब ये दोनों ही जो हमारी हवाएं हैं ये सिंक करेंगी तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर जोन। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाइज। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रेशर जोन है दैट इज सब पोलर लो। ये आपको देखने को मिलेगा अराउंड 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ राइजिंग एयर। अब देखो यहाँ पर जो एयर है वो पोल्स के कंपैरिजन में आपको गर्म मिलेगी, पोल्स पर बहुत ही ज्यादा ठंडी एयर होगी। ऐसे में दिस एयर विल राइज, और जब ये एयर राइज करेगी तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर एरिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रेशर जोन है वो है पोलर हाई। पोलर हाई क्यों है, बिकॉज दिस इज एट द पोल्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनेगा क्योंकि एयर बहुत ही ज्यादा ठंडी होगी एंड इट विल सिंक। पोल पर ऑब्वियसली हमें पता है टेम्परेचर बहुत कम रहता है, माइनस में रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा है। ऐसे में जो एयर होगी दैट विल बी वेरी कोल्ड, और कोल्ड एयर करेगी सिंक। जब सिंक करेगी तो वहां पर क्रिएट होगा हाई प्रेशर एरिया। तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे पोलर हाई। तो यहाँ हमने हमारे चारों ही इंपॉर्टेंट जो प्रेशर एरियाज है वो पढ़ लिए। नाउ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं सीजनल शिफ्ट। अब ये क्या है, तो देखो द प्रेशर बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स इन समर। अगर गर्मियां आएंगी तो ये जो सारी ही हमने प्रेशर बेल्ट डिस्कस करी है ऊपर, ऑल दीज 4 ये शिफ्ट करेंगी टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा हीट रिसीव होगी। और इसी तरह जब सर्दियां आएंगी तो ये सारी ही प्रेशर जो बेल्ट है ये शिफ्ट कर जाएंगी टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि साउथ में ज्यादा हीट रिसीव होगी। तो इसी शिफ्ट को कहा जाता है सीजनल शिफ्ट। सीजन के अकॉर्डिंग ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करेंगी। सर्दियों में आपको दिखेंगी टुवर्ड्स साउथ एंड गर्मियों में आपको दिखेंगी टुवर्ड्स नॉर्थ। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स अनदर टॉपिक। टॉपिक का नाम है फोर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। वो क्या अलग अलग फोर्सेस हैं जो विंड के डायरेक्शन को और वेलोसिटी को अफेक्ट करेंगी। तो देखो सबसे पहले विंड क्या है, ये है एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाउएवर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 मेन फोर्सेस। 3 मेन फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस करती है विंड का डायरेक्शन और विंड की स्पीड। इसमें सबसे पहले वी हैव प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, उसके बाद आ जाती है फ्रिक्शनल फोर्स, एंड थर्ड पर वी हैव कोरियोलिस फोर्स। अब एक एक करके इन तीनों को ही पढ़ते हैं और समझते हैं। शुरू करेंगे विद प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो देखो दिस फोर्स अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग अलग अलग प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं, एंड ये जो प्रेशर जोन होते हैं ये हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो सकते हैं। एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड इस वजह से फॉर्म होती है हमारी विंड्स। तो जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी ज्यादा हमारी विंड की स्पीड होगी। Wind flows from high pressure to low pressure and closer the isobar the stronger the force and faster the wind। अगर वेदर मैप पे जो आइसोबार्स हैं वो ज्यादा पास है, इसका मतलब ये है कि जो विंड है वो ज्यादा फोर्स और ज्यादा स्पीड के साथ चलेगी। फिर से हम अपने आइसोबार वाले मैप पर जाते हैं और इसको यहाँ देखकर समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो यहाँ पर ये जो आइसोबार्स हैं ये बहुत ज्यादा पास हैं, और इसका क्या मतलब है कि जो विंड फ्लो कर रही है ये काफी तेज और स्पीड से फ्लो करेगी। इसके बाद जो हमारा दूसरा फैक्टर था वो था फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन स्लोज डाउन विंड स्पेशली नियर अर्थ सरफेस। जितना हवा अर्थ के सरफेस के पास चलेगी उसे उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम रहेगी। स्ट्रॉन्गेस्ट एट ग्राउंड लेवल जो फ्रिक्शन होता है वो ग्राउंड के लेवल पे सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाओगे फ्रिक्शन कम होता जाएगा, इसीलिए हाइट के साथ जो विंड की स्पीड है वो बढ़ती है। ऑल्सो जो फ्रिक्शन है वो ओशियन के ऊपर काफी कम होता है व्हेन कंपेयर टू लैंड, इसीलिए जो हवा है वो ओशियन के ऊपर ज्यादा स्पीड से चलेगी व्हेन कंपेयर टू लैंड। क्यों? क्योंकि लैंड पर देयर इज मोर फ्रिक्शन। अब देखो जो हमारा अगला फैक्टर है दैट इज कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है, तो द अर्थ्स रोटेशन डिफ्लेक्ट्स द विंड। अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड ब्लो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, यानी अपने डायरेक्शन से उसका डायरेक्शन हल्का सा चेंज हो जाता है। अब ये हो क्यों रहा है, तो इसको समझने के लिए लेट्स ड्रॉ डायग्राम। ये हमारी अर्थ है और हमें पता है कि अर्थ का अगर आप डायमीटर देखोगे तो सेंटर पर ज्यादा है एंड टुवर्ड्स द पोल इट इज वेरी लेस। तो जब अर्थ मूव करती है तो सेंटर पे स्पीड ज्यादा होती है और पोल्स की तरफ देयर इज लेस स्पीड। इस वजह से कोरियोलिस फोर्स डेवलप होती है और ये फोर्स विंड के डायरेक्शन को डेविएट करती है। अब कैसे करती है, तो अगर विंड नॉर्थ से आ रही है टुवर्ड्स द इक्वेटर तो वो अपने राइट में डेविएट होंगी। किसके राइट में? विंड अपने राइट में, यानी आपको विंड की तरफ से देखना है कि विंड नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो ऐसे में विंड का जो राइट होगा वो होगा दिस साइड, तो विंड इधर की तरफ डेविएट हो जाएंगी टुवर्ड्स द राइट। इसी तरह अगर जो विंड है वो साउथ से आ रही है टुवर्ड्स द इक्वेटर तो ऐसे में विंड अपने लेफ्ट की तरफ डेविएट होंगी, दैट मींस ये कुछ इस तरह डेविएट होंगी। अब इनका ये डायरेक्शन चेंज क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स।
राइट एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये हमने देख लिया, लेफ्ट एंड सदर्न हेमिस्फीयर ये भी हमने समझ लिया। द कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। ये जो फोर्स है ये आपको इक्वेटर पे 0 देखने को मिलेगी और पोल्स पर इट विल बी मैक्सिमम। इट अफेक्ट्स विंड का डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन इस फोर्स की वजह से चेंज होता है। स्पीड चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज होता है, याद रखना। स्पीड चेंज होती है बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज ऑल्सो वाई साइक्लोन्स डोंट फॉर्म एट इक्वेटर, और इसीलिए जो साइक्लोन्स होते हैं वो इक्वेटर पर फॉर्म नहीं होते क्योंकि इक्वेटर पे देयर इज नो कोरियोलिस फोर्स। अब आगे हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एंड विंड। तो देखो, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर डिटरमाइंड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स एंड फ्रिक्शन। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो विंड होता है उसका डायरेक्शन और स्पीड 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर एंड फ्रिक्शन के ऊपर। लेकिन इन द अपर एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन इज मिनिमल। मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं फ्रिक्शन कम होता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर का ऊपर वाला पार्ट होगा यहाँ पर देयर विल बी मिनिमम फ्रिक्शन। अब जब फ्रिक्शन यहाँ पर कम हो गया तो यहाँ पर जो विंड है वो 2 चीजों से कंट्रोल होगी, पहला प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा कोरियोलिस फोर्स। When isobars are straight, the friction is absent and these two forces balance out each other। अभी मैंने आपको ऊपर वेदर मैप में दिखाया था कि जब आइसोबार स्ट्रेट होंगे, पास पास होंगे, तो वहां पर स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? तो उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर देयर विल बी मिनिमम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम है तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो विंड के डायरेक्शन को और स्पीड को अफेक्ट करेंगी, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। As a result, the wind flows parallel to isobar and this is called gastrophic wind। इसकी वजह से जो आइसोबार वाले लाइंस होती हैं, यानी वो लाइंस जो एक जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरिया को करेक्ट करती हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि विंड इन्हीं लाइंस के पैरेलल चल रही है क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वो आराम से जो प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, और ऐसे विंड के मूवमेंट को बोला जाता है गैस्ट्रोफिक विंड। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पर बस आपको 2 कंसेप्ट, 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, साइक्लोनिक सर्कुलेशन में क्या होगा, विंड अंदर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, और इट विल राइज अराउंड द लो प्रेशर एरिया। एक लो प्रेशर एरिया होगा और जो हाई प्रेशर एरिया है वो अंदर की तरफ मूव करती रहेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन। एंटी साइक्लोनिक में क्या होगा, विंड विल डाइवर्ज एंड सिंक अराउंड द हाई प्रेशर एरिया। विंड डाइवर्जिंग फॉर्म में मूव करेगी और एक हाई प्रेशर एरिया के अराउंड सिंक करेगी बार बार, तो वहां फॉर्म होगा एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। द डायरेक्शन ऑफ विंड रोटेशन डिफर्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। विंड किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी ये वेरी करेगा, विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है और नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आती है तो ये डेविएट होती है टुवर्ड्स द राइट, और अगर विंड साउथ से इक्वेटर की तरफ आ रही है तो ये डेविएट होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये जो विंड का डायरेक्शन है ये क्या होगा, ये डिपेंड करेगा वेदर इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अबाउट द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। सो ओवर लो प्रेशर एरियाज एयर कन्वर्जेस एट सरफेस एंड राइजेस। जहां पर भी लो प्रेशर एरिया है, टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर एयर क्या करेगी, इट विल स्टार्ट राइजिंग। ओवर हाई प्रेशर एरिया एयर डिसेंड्स एंड डाइवर्जेस एट द सरफेस। जहां पर हाई प्रेशर है, टेम्परेचर कम है, एयर क्या करेगी, इट विल डिसेंड, इट विल मूव टुवर्ड्स द सरफेस और उसके बाद इट विल डाइवर्ज। राइजिंग एयर कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करंट। जो राइजिंग एयर है वो कन्वेक्शन करंट की वजह से भी फॉर्म हो सकती है। इसके अलावा ओरोग्राफिक अपलिफ्ट। ओरोग्राफिक अपलिफ्ट क्या होता है, ये होता है एयर राइजिंग ओवर माउंटेन्स। जब माउंटेन्स के ऊपर एयर राइज करती है तो उसे बोला जाता है ओरोग्राफिक अपलिफ्ट। एंड लास्ट में बिकॉज ऑफ एडीज एंड फ्लड्स। तो ये कुछ और रीजन है जिसकी वजह से एयर कैन राइज अपार्ट फ्रॉम द प्रेशर डिफरेंस। These vertical movement are essential for cloud formation and rainfall। और जब भी एयर वर्टिकली राइज करेगी यानी एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड उसके बाद होती है रेनफॉल। तो जो वर्टिकल एयर मूवमेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हम जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में विंड का मूवमेंट, एयर का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। द जनरल सर्कुलेशन रेफर्स टू द ग्लोबल विंड सिस्टम। जब हम जनरल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द ग्लोबल विंड मूवमेंट सिस्टम। ये अलग अलग रीजंस पे डिपेंड करता है, जैसे कि अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा जो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होंगी उस पर डिपेंड करेगा विंड कहाँ से कैसे मूव करेगी। अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियोलिस इफेक्ट होगा, दैट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, हमें पता है लैंड और वाटर दोनों ही अलग रेट से हीट अप होते हैं, तो इसीलिए किस एरिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ वाटर है, इस पर भी डिपेंड करेगा विंड का मूवमेंट। एंड लास्टली सीजनल माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि जब सर्दियां होंगी तो जो हमारी प्रेशर बेल्ट हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द साउथ एंड गर्मियों में दे विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये जो प्रेशर बेल्ट का मूवमेंट है इससे भी विंड का मूवमेंट अफेक्ट होगा, ठीक है। दिस सर्कुलेशन हेल्प्स इन हीट ट्रांसफर एंड इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड ओशन करंट। ये जो विंड का सर्कुलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर हीट ट्रांसफर होती रहती है, क्लाइमेट और ओशन करंट भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ मेन सर्कुलेशन सेल। तो सबसे पहले है हेडली सेल विच इज फ्रॉम 0 to 30 डिग्रीज इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ, यानी इक्वेटर के ऊपर 30 डिग्रीज और इक्वेटर के नीचे 30 डिग्रीज। यहाँ पर देयर इज वार्म एयर विच राइजेस एट द इक्वेटर, मूव्स अलोफ्ट टू 30 डिग्रीज, कूल्स एंड सिंक्स एट द सरफेस, इट रिटर्न्स टू द इक्वेटर एज ट्रेड विंड यानी ईस्टर्लीज। इसको बोला जाता है ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है तो समझो, यहाँ पर इक्वेटर वाली रीजन है, सबसे ज्यादा हीट रिसीव होगी, सबसे ज्यादा गर्म जगह होगी, एयर राइज करेगी क्योंकि वो गर्म हो जाएगी। अब देखो ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये हो गया हमारा अर्थ का सरफेस, ठीक है।
अब जब ये गर्म एयर होके राइज करेगी तो ये जाएगी ऊपर की तरफ, ऊपर जाके इसे ठंडा टेम्परेचर मिलेगा एंड इट विल स्टार्ट कूलिंग डाउन। साथ में पोल्स की तरफ से भी यहाँ पर ठंडी विंड्स आ रही हैं। तो क्या होगा, जब ये दोनों ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी तो ये नीचे की तरफ सिंक कर जाएंगी। अब सिंक करने के बाद क्या होगा, सिंक करने के बाद फॉर्म होगा हाई प्रेशर जोन, और जो हमारी विंड है दैट इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी इक्वेटर की तरफ मूव करेंगी। तो ये जो हमारी सेल फॉर्म हो रहे हैं इन्हीं को बोला जाता है हेडली सेल। ये फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ वार्म एयर जो राइज करती है, ऊपर जाती है, वहां पर जाकर ठंडी हो जाती है, सिंक करने लगती है दोबारा। सिंक करने के बाद ये मूव करेगी टुवर्ड्स द लो प्रेशर एंड देयरफॉर यहाँ पर फॉर्म होगा हेडली सेल। साथ में अब आप ऊपर जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो याद करो कि जब ये सिंक हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो विंड है वो नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आ रही है। जब नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आएगी तो ये मूव करेगी टुवर्ड्स इट्स राइट। तो ये हमें ऐसा कुछ डायरेक्शन देखने को मिलता है जैसा आप इस डायग्राम में भी यू कैन सी। अपनी एनसीईआरटी खोलो और उसमें ये डायग्राम देखो, आपको दिखेगा कि जो विंड का डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द इक्वेटर इस तरह। अब क्योंकि ये जो विंड्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम ईस्ट तो इन्हें बोला जाता है ईस्टर्लीज। अब मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट सर्कुलेशन सेल जिसका नाम है फेरल सेल। ये मिलेगा आपको फ्रॉम 30 to 60 डिग्रीज बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पर क्या होगा, एयर विल मूव पोलवर्ड्स एट द सरफेस एज वेस्टर्लीज, राइज एट 60 डिग्री एंड रिटर्न एट अपर लेवल। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो एयर है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ मूव करेगी, गर्म होगी तो इट विल स्टार्ट राइजिंग। इसी तरह जो हमारी पोल की तरफ से विंड आ रही है जैसे जैसे वो मूव करेगी टुवर्ड्स द टेम्परेट रीजन, टेम्परेचर ज्यादा होगा, इस वजह से ये भी जो हमारी एयर है इट विल आल्सो स्टार्ट राइजिंग। अब जब यहाँ पर एयर राइज होगी तो यहाँ पर क्रिएट होगा लो प्रेशर जोन। साथ में जब ये राइज होंगी तो या तो ये इधर जाएंगी या फिर ये इधर जाएंगी। अगर ये इधर की तरफ जाएंगी तो हमें पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था, यहाँ से हवा ऑलरेडी जा चुकी है, तो यहाँ पर दे विल सिंक अगेन। तो ऐसे में यहाँ पर एक सेल बन जाएगा और इसे कहा जाता है फेरल सेल, जो फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर टुवर्ड्स द पोल। यहाँ पर दिस इज अ मिक्सिंग जोन बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलर एयर। ये भी हमने देख लिया कि जो पोलर एयर आ रही थी, जो ट्रॉपिकल आ रही थी, दैट विल गेट मिक्स्ड एंड ये साथ में राइज करेंगी। नेक्स्ट जो हमारा सेल है वो है पोलर सेल, जो देखने को मिलेगा फ्रॉम 60 to 90 डिग्रीज बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पर क्या होगा, तो जो कोल्ड एयर है वो सिंक करेगी एट पोल्स, देन इट विल मूव टुवर्ड्स 60 डिग्रीज नीचे की तरफ। यहाँ पर जो पोलर ईस्टर्लीज होंगी वो दोबारा से राइज कर जाएंगी बिकॉज टेम्परेचर कम होगा व्हेन कंपेयर टू पोल्स। अब इसको भी लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस फिगर। यहाँ पर पोल से दीज विंड्स आर फ्लोइंग, यहाँ पर ये आएंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर जाने के बाद ये मूव करने लगेंगी टुवर्ड्स द पोल अगेन, और ऐसे में यहाँ पर एक लूप क्रिएट हो जाएगा, ये होगा पोलर सेल। अब क्योंकि ये जितनी भी हवाएं जाएंगी ये नॉर्थ पोल पे जाके दोबारा सिंक करेंगी तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक हाई प्रेशर जोन। अब हम आगे चलते हैं तो देखो इफेक्ट ऑन ओशियन एंड क्लाइमेट। विंड्स ड्राइव ओशियन करेंट्स, यानी ये जो विंड्स हैं ये अपने साथ ओशियन करंट को लेके जाती हैं। ओशियन ठंडा है तो ठंडी हवाएं लेके जाएंगी, ओशियन गर्म है तो गर्म हवाएं लेके जाएंगी। ट्रेड विंड्स पुश वार्म वाटर वेस्टवर्ड्स, जो ट्रेड विंड होती है वो गर्म पानी को वेस्ट की तरफ पुश करती हैं। ओशियन रिटर्न मॉइस्चर एंड हीट टू द एटमॉस्फेयर अफेक्टिंग वेदर एंड रेनफॉल पैटर्न्स ग्लोबली। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर आता है वो मोस्टली आता है फ्रॉम द ओशियन। जब ये मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो बारिश हो सकती है, अलग अलग टेम्परेचर वेदर फिनोमेना देखने को मिलेंगे। सो ये सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ द ओशियंस। अब हम डिस्कस करेंगे सीजनल विंड्स। तो देखो विंड पैटर्न चेंज विद सीजन ड्यू टू शिफ्टिंग इन हीट जोन। जैसे जैसे अलग अलग सीजन आते हैं, अर्थ के जो हीट जोन होते हैं वो शिफ्ट करते हैं, ऐसे में जो विंड का पैटर्न है वो भी चेंज होगा। प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम दोनों ही चेंज हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल है मॉनसून, विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीजनल विंड। मॉनसून में देयर आर सीजनल विंड्स स्पेशली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो कि बारिश करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीजनल विंड्स है, सिर्फ आपको मॉनसून में देखने को मिलेंगी। दी सीजनल शिफ्ट अफेक्ट रेनफॉल टेम्परेचर एंड विंड फ्लो ग्लोबली। ये जो सीजनल विंड है इनकी वजह से टेम्परेचर चेंज होगा, रेनफॉल हो सकती है, साथ में जो ग्लोबल विंड पैटर्न है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये तो हो गई हमारी सीजनल विंड। इसके अलावा कुछ विंड्स हैं जो होती है लोकल विंड, लोकली चलती है, हर जगह ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लोकल विंड अकर ड्यू टू डेली और सीजनल हीटिंग डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक रीजन। कुछ पर्टिकुलर रीजन में जो डेली टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, प्रेशर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, या एक पर्टिकुलर सीजन में, इसकी वजह से होती है लोकल विंड्स क्रिएट। दे आर स्मॉलर इन स्केल बट इंपॉर्टेंट फॉर लोकल वेदर। ये स्केल में बहुत ही छोटी होती है लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहाँ की वेदर को ये इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल है लैंड एंड सी ब्रीज। तो दिन में क्या होता है, जो जमीन है वो ज्यादा गर्म हो जाती, इसके ऊपर की एयर राइज होगी और ऐसे में जो ओशन की तरफ से ठंडी हवा है इट विल कम एंड टेक इट्स प्लेस। तो यहाँ पर जो विंड है इट इज कमिंग फ्रॉम सी, तो इसे कहते हैं सी ब्रीज और ये होता है ड्यूरिंग डे टाइम। चलो अब देखो इसी तरह रात में क्या होगा, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड विल कूल फास्टर, जमीन जल्दी ठंडी होगी व्हेन कंपेयर टू वाटर। तो जो पानी के ऊपर वाली एयर है वो राइज करेगी और ऐसे में ठंडी हवा लैंड से मूव करेगी टुवर्ड्स द सी। अब क्योंकि ये एयर मूव कर रही है फ्रॉम द लैंड तो इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज एंड ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग नाइट। इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स, जैसे कि माउंटेन एंड वैली विंड। दिन में क्या होता है, जो स्लोप्स हैं वो हीट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, यहाँ से हवा ऊपर चली जाएगी और जो वैलीज हैं वहां से हवा आएगी टू दीज माउंटेन्स। इसे कहते हैं वैली ब्रीज, जो होती है ड्यूरिंग द डे।
रात में ऑपोजिट फिनोमेना होता है, माउंटेन्स जल्दी ठंडे होते हैं कंपेयर टू वैलीज। तो वैली में जो एयर है इट विल राइज अप और माउंटेन से जाएगी एयर टू टेक द स्पेस ऑफ दिस हवा, और इसीलिए जो ब्रीज है वो मूव कर रही है फ्रॉम द माउंटेन्स और इसे कहा जाता है माउंटेन ब्रीज। ये फिनोमेना होता है ड्यूरिंग द नाइट। इसी तरह वी हैव कैटाबैटिक विंड्स। ये वो विंड्स होती हैं जो ठंडी हवाएं होती हैं और जो चलती हैं फ्रॉम हाई प्लेट्यूज या फिर आइस फील्ड्स टुवर्ड्स द वैली। वैली की तरफ जो ठंडी हवाएं जा रही हैं बड़े ऊंचे प्लेट्यूज से या फिर आइस फील्ड से, उन्हें कहते हैं कैटाबैटिक विंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा अलग कॉन्सेप्ट विच इज एयर मासेस। एयर मासेस क्या होते हैं? तो दिस इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एक एयर की बहुत ही बड़ी बॉडी जिसके थ्रू आउट आपको देखने को मिलता है यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये एयर मासेस फॉर्म होंगे जब एयर एक ही जैसे एरिया पर बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, एक ही जैसे एरिया के ऊपर बहुत लंबे समय तक एयर रहेगी, तो वहां पर फॉर्म हो जाएंगे एयर मासेस। फॉर एग्जाम्पल या तो ओशियंस के ऊपर या फिर लैंड के ऊपर। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस बेस्ड ऑन द सोर्स रीजन, वो कहाँ फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो देयर कैन बी मरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मेरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर एंड कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। अब इसमें आपको एक चीज समझनी है कि अगर एयर मास वाटर के ऊपर प्रेजेंट है तो वहां पर वर्ड यूज होगा मेरीटाइम। इसी तरह अगर एयर मास लैंड के ऊपर प्रेजेंट है तो वहां पर वर्ड यूज होगा कॉन्टिनेंट। साथ में अगर ट्रॉपिकल जोन में है तो हमें पता है यहाँ पर गर्मी होगी, तो जो भी यहाँ पर एयर मास होंगे वो हॉट होंगे या फिर ड्राई, वार्म या मॉइस्ट, डिपेंडिंग कि वो वाटर के ऊपर है या फिर वो लैंड के ऊपर है। इसी तरह अगर ये पोलर रीजन में है तो हमें पता है कि कॉन्टिनेंट या फिर ओशियन वाले दोनों ही कोल्ड होंगे, लेकिन जो ओशियन के ऊपर है उनके साथ हमें मॉइस्चर मिलेगा, जो लैंड के ऊपर है वो होंगे ड्राई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट एक बार अगर समझ जाओ, क्लियर हो जाएंगी, तो आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैरीटाइम का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओशियन, कॉन्टिनेंट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड। ओशियन के ऊपर अगर ट्रॉपिकल एरिया है तो वार्म होंगे, साथ में मॉइस्ट होंगे, बिकॉज ओशियन में देयर इज वाटर एंड मॉइस्चर वहां पे मिलेगा हमें। अगर वहां पे लैंड है तो वहां पर हमें वार्म के साथ ड्राई देखने को मिलेंगे, मॉइस्चर नहीं होगा। इसी तरह पोलर का हमने देख लिया कि दोनों कोल्ड तो होंगे, बट लैंड के ऊपर है तो ड्राई होगा एंड मरीटाइम पे है तो मॉइस्ट होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्रंट्स क्या होते हैं। तो देखो, फ्रंट इज द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट एयर मासेस। दो अलग अलग एयर मासेस हैं, एक कोल्ड है एक वार्म है, तो इनके बीच में जो बाउंड्री है उसे कहा जाता है फ्रंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड फ्रंट, अगर जो कोल्ड एयर है वो वार्म को पुश कर रही है ऊपर की तरफ तो यहाँ पर फॉर्म होगा कोल्ड फ्रंट। अगर वार्म एयर है जो कोल्ड के ऊपर से निकल के जा रही है, कोल्ड को नीचे दबा रही है, तो यहाँ पर हो गया हमारा वार्म फ्रंट। इसके अलावा स्टेशनरी फ्रंट का मतलब है कि कोई भी जो एयर मास है वो मूव नहीं कर रहा, दोनों अपनी अपनी जगह रुके हुए हैं। एंड लास्ट इज ऑक्लूडेड फ्रंट। तो यहाँ पर द कोल्ड एयर ओवरटेक्स वार्म एयर लिफ्टिंग इट एंटायरली। जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को ऊपर उठाती है और उसे कंप्लीटली ऊपर लिफ्ट कर देगी, तो यहाँ पर फॉर्म होगा ऑक्लूडेड फ्रंट। फ्रंट कॉज सडन वेदर चेंजेस, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। जहाँ फ्रंट फॉर्म होते हैं वहाँ पर अचानक से कभी प्रेसिपिटेशन हो सकता है, वेदर सडनली चेंज हो सकता है या फिर क्लाउड फॉर्म हो सकते हैं। तो फ्रंट क्या है वो हमने समझ लिया। दीज आर द बाउंड्री एरियाज बिटवीन टू एयर मासेस। अब हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पहला है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और उसके बाद देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होंगे इन मिड लैटिट्यूड एरियाज और इसीलिए इन्हें कहते हैं मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी। दे डेवलप अलोंग पोलर फ्रंट मेनली 30 to 60 डिग्रीज लैटिट्यूड। पोलर फ्रंट के अलोंग डेवलप होंगे, यानी कि ठंडे वाले जो कोल्ड फ्रंट है वहां पर हमें देखने को मिलेंगे। कॉज्ड बाय प्रेशर ड्रॉप, वार्म एयर मूव्स नॉर्थ, कोल्ड एयर मूव्स साउथ एंड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। यहाँ पर प्रेशर जो है वो एकदम से ड्रॉप करेगा, तो जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन साथ में ये पोलर फ्रंट है तो ये क्या करेंगे, ये गर्म हवा को पूरा ही ऊपर लिफ्ट करेंगे एंड दे विल एंटायरली लिफ्ट इट। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे कि कॉज क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल एंड स्नोफॉल। अब यहाँ पर एकदम रैपिडली जो है वो मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर आपको क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, रेनफॉल और साथ में स्नोफॉल भी हो सकती है। ये जो हमारे साइक्लोन होते हैं ये साइज में काफी बड़े होते हैं एंड ये मूव करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दे कैन फॉर्म ओवर लैंड और ओवर सी। लैंड और सी दोनों में से किसी के भी ऊपर ये फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन से कंपेयर करें तो ये कम इंटेंस होते हैं और ये ज्यादा बड़ा एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरिजन में कम इंटेंस होंगे, लेकिन जो एरिया है वो ज्यादा कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये फॉर्म होते हैं ओवर वार्म ओशियन, जहाँ ओशियन हमारा गर्म है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन बिटवीन 5 to 20 डिग्रीज लैटिट्यूड। इनको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इंडियन ओशियन में दे आर कॉल्ड साइक्लोन्स, अटलांटिक ओशियन में दे आर कॉल्ड हरिकेन्स, पैसिफिक में टाइफून्स एंड ऑस्ट्रेलिया में विली विली। तो ये नाम है जो आप अगर याद कर लो देन इट इज वेरी गुड। नाउ टॉकिंग अबाउट द फेवरेबल कंडीशन क्या है फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सबसे पहले जो सी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से। कॉरियोलिस फोर्स हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए साथ में, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर विल राइज अप एंड वहां पर क्रिएट होगा हमारा लो प्रेशर जोन, अपर लेवल डाइवर्जेंस। और ये जो ऊपर हवा जा रही है ये ऊपर जाके डाइवर्ज करेगी एंड देन यहाँ पर एक अलग ही सर्कुलेशन क्रिएट हो जाएगा। बात करें अगर स्ट्रक्चर की साइक्लोन की, तो सेंटर में होती है एक आई जो कि होती है एक काम सेंटर। यहाँ पर देयर इज नो मूवमेंट, ये बस एक आई है जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। इसके बाद आई वॉल होती है जो एक इंटेंस थिक वॉल होती है। यहाँ पर विंड और रेन कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलेगी। बात करें अबाउट द स्पीड ऑफ विंड, तो इट कैन बी अप टू 250 किलोमीटर पर आवर। स्पाइरल रेन बेंट अराउंड द आई, और जो हमारी आई होती है जो लो प्रेशर एरिया होता है इसके अराउंड डेवलप होगी आई वॉल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी विंड्स एंड रेन। जो रेन होंगी वो स्पाइरल बेंड में अराउंड द आई होती रहेंगी। कॉजेस स्टॉर्म सर्जेस, फ्लड एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये स्टॉर्म कॉज करते हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं।
डेसिपेट आफ्टर लैंडफॉल्स ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। और जैसे ही ये लैंड पर पहुंचते हैं ये डेसिपेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ थी इनके कंटिन्यूस वर्किंग की उसमें रेन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, लेकिन लैंड पर जो मॉइस्चर है उसकी सप्लाई खत्म हो जाती है एंड देयरफॉर लैंड पर जाने के बाद दे डेसिपेट। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज। तो देखो, जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड बट वायलेंट स्टॉर्म, छोटे टाइम के लिए होते हैं बट बहुत ही ज्यादा वायलेंट होते हैं। दे आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन हॉट एंड ह्यूमिड डेज। जब हॉट और ह्यूमिड डेज होंगे तो उसकी वजह से बहुत ही इंटेंस कन्वेक्शन प्रोड्यूस होगा और वहां पर फॉर्म होंगे थंडर स्टॉर्म। ये लाइटनिंग भी प्रोड्यूस करेंगे, थंडर भी करेंगे, हैवी रेन भी करेंगे एंड समटाइम्स इवन हेल एंड डस्ट स्टॉर्म। तो ये हो गए हमारे थंडर स्टॉर्म। नाउ टॉकिंग अबाउट टॉर्नेडोज, सो दीज आर वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर विद अ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर। एयर जब रोटेट करती है अराउंड द लो प्रेशर सेंटर तो वहां पर हमारे फॉर्म होते हैं टॉर्नेडो। ये एक ऐसा लगता है कि किसी क्लाउड से एलिफेंट की ट्रंक जो है वो बाहर आ रही है। These are very highly destructive एंड ये अकर करते हैं मेनली इन द मिडिल लेटीट्यूड्स। और अगर यही टॉर्नेडो किसी सी के ऊपर फॉर्म हो तो वहां इन्हें कहा जाता है वाटर स्प्राउट। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट टॉर्नेडोज। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंक्लूजन। सो दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ प्रेशर डिफरेंसेस एंड अर्थ रोटेशन ड्राइव ग्लोबल विंड पैटर्न। हमने इस चैप्टर में समझा कि कैसे जो ग्लोबल विंड पैटर्न होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन प्रेशर डिफरेंसेस एंड साथ में जो अर्थ का रोटेशन है वो भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कवर्स जनरल सर्कुलेशन, लोकल विंड, एयर मासेस एंड साइक्लोन, हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस एलिमेंट शेप वेदर एंड क्लाइमेट अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें हमने ये भी समझा कि जो विंड होती है, प्रेशर होती है, एयर मासेस होते हैं, साइक्लोन होते हैं, ये सब कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट अक्रॉस द ग्लोब। सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 9 कम्स टू एन एंड। अगर किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टर्म में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।